हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन की हम बात कर रहे थे और हमने एप्लीकेशंस जो हैं नॉर्मल कर्व की उसके एग्जांपल्स किए थे और मैंने आपको बताया था कि 8 तरीके के केसेस हम यूजुअली पढ़ते हैं और उसमें से 4 तरीके की केसेस की विद एग्जांपल मैंने आपको चीजें समझा दी थी लास्ट क्लास में। ओके अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो वो इंपॉर्टेंट है, एक बार लास्ट क्लास देखिए, समझिए उसको और उसके बाद इन एग्जांपल्स को जो है वो कैरी फॉरवर्ड कीजिए। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को, इट विल बी हेल्पफुल टू मी। ओके चलिए जी, तो लास्ट क्लास में मैंने इतना तो आपको अच्छे से समझा दिया था कि जेड स्कोर निकालते कैसे और हमने ये वाले एग्जाम्पल का जेड स्कोर निकाल के भी देखा था। ओके ये टेबल हमने देखी थी कि टेबल को पढ़ते कैसे हैं कि नॉर्मल कर्व की जो टेबल रहेगी, अगर आपको बोल रखा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कहीं पे किसी भी एग्जांपल में, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमने जो एक एग्जांपल लिया था कि 10,000 केसेस हैं और उन 10,000 केसेस में से कैसे कैसे चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगी वो हमने पढ़ा था। हमने बोला था कि मीन रहेगा यहाँ पे, ये मीन मीडियन मोड होता है नॉर्मल कर्व का। 50% केसेस लेफ्ट में रहेंगे, 50% राइट में, लेफ्ट वाले थोड़े से नेगेटिव में रहेंगे जब हम सिग्मा की बात करेंगे, यानी कि जो सिग्मा तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया x बाय सिग्मा की, और x क्या होता है, जो रो स्कोर होता है उसमें से मीन माइनस कर दिया हमने, तो ये क्या हुआ ओवरऑल हमारा z स्कोर। तो ये z स्कोर की वैल्यू दी हुई होती है और ये फर्दर जो है अगर पॉइंट्स में z स्कोर है आपका तो ये डिटेल में बात कर ली थी हमने। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज। तो अगला केस है जी हमारा, टू डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ द स्कोर्स बिटवीन विच अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द केसेस लाई। मतलब हमें वो स्कोर निकालना है, जैसे कि हमें बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है, यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है इस पे एप्लीकेबल रहेगा, मीन जो है वो 100 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है। हमें वो 2 पॉइंट निकालने हैं जिसके बीच में मिडल 60% ऑफ केसेस लाई करते हैं, यानी अगर इस तरीके का ग्राफ है तो उसमें ये तो क्या हो गया हमारा मीन क्या हुआ 100। हमें ऐसे स्कोर निकालने जहां पे 60% मतलब इस पूरे ग्राफ में 60, तो अगर 60 में बात करूं तो यहां कहीं 60 आएंगे देखा जाए तो, यानी कि मीन से 30% इधर और 30% इधर, तो वो बीच के 60 हो जाएंगे हमारे देखे जाए तो, ये 30% एंड ये 30%। अब ये वाले और ये दोनों 30% निकलेंगे कैसे, ये तो हमें पता है कि चलो ये नेगेटिव में रहेगा सिग्मा जो हमारा जेड स्कोर है और ये पॉजिटिव में रहेगा, बट वैल्यू सेम रहेगी। अब ये वैल्यू कहां से आएगी, तो ये वैल्यू आएगी जी हमारी ग्राफ से। ग्राफ क्या होता है, जेड स्कोर बताता है। ठीक है, तो हमें z स्कोर देखना है अब उनका, ताकि z स्कोर देख के हम रो स्कोर्स निकाल सके, क्योंकि z स्कोर का क्या फॉर्मूला है, x माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, अगर हमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से z स्कोर मिल जाए तो हम ये स्कोर जो हमसे पूछे गए हैं वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए इतना समझ आया आपको, ये मीन है 100, ये 80, 120, ये हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन को इधर जाके प्लस कर रखे हैं और इधर माइनस कर रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन को। अब ये मिडल 60% हमें चाहिए है, उसके लिए ये 30% हमें चाहिए, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 10,000 केसेस हमने लिए थे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में, जिसके बेसिस पे हमने ये परसेंटेज निकाली है। सो उसमें से 30%, तो इसका 30% कितना होगा, ये देखिए 10,000 ना, ये कट तो 30% हुआ 3,000, यानी 3,000 के आसपास जहां पे वैल्यू है हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व वाली टेबल में, ये है मेरी टेबल, यहां पे 3,000 के आसपास वैल्यू देखिए 29, 39, ये देखिए 29, 95 और 3,023। अब अगर ये हम देखें तो बीच अगर बिल्कुल मिड लेंगे तो वो तो 3,000 से ऊपर चला जाएगा, तो मैं अप्रोक्स वैल्यूज के लिए इसी वैल्यू को मान लेती हूं, और ये वैल्यू कहां पे है, ये 0.8 और इधर 4, यानी कि ये 0.84 पे है। सिग्मा की वैल्यू हमारी एक तो माइनस 0.84 हो जाएगी और एक प्लस का 0.84 हो जाएगी, विच मीन्स जो हम 60% निकालना चाह रहे हैं ये वैल्यू हमें बता रही है कि इधर 30% पे ये जो वैल्यूज हैं वो कितनी है, पॉइंट यहां पे क्या आएगा 0.84 माइनस का और यहां पे है 0.84 प्लस का, और ये हमारा 30, 30, 60 हो जाएगा। लेकिन ये तो हमें सिग्मा पता चल, ये तो हमें जेड स्कोर पता चला है ना, x बाय सिग्मा। अब ये जेड स्कोर से वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, वैल्यू कैसे निकलेगी, जेड स्कोर क्या था हमारा 0.84 और एक है माइनस का 0.84, ठीक है, इज इक्वल टू स्कोर कितना है, x निकालना है, एक x1 लिख लेती हूं, एक x2 लिख लेती हूं, माइनस में मीन है 100 डिवाइड बाय 6 ये 20,
ठीक है, सेम अप्लाइज हियर, x1 माइनस 100 डिवाइड बाय 20 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये x1 ये क्या है 16.8, ये माइनस का है जी, प्लस का 100 और यहां पे आ जाएगी 16.8 प्लस 100, यानी एक बार 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, एक बार प्लस कर दीजिए। सो प्लस कर दिया तो 116.8 आ जाएगा, माइनस कर दिया तो 83.2 आ जाएगा, विच मींस ये जो हम लेके चल रहे थे ना वैल्यू 0.84 माइनस का, ये वैल्यू किसके सिग्निफिकेंट है, मतलब इक्वल किसके इक्वल मानी जाएगी, रो स्कोर में 83.2 के, और यहाँ पे जो हम वैल्यू लेंगे वो है 116.8। तो ये दो स्कोर आ गए और इन दो स्कोर के बीच में हमारा 60% जो है वो केसेस लाई करते हैं। ओके तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, आपको थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करना है और उसके अलावा आपको Z स्कोर पता होना चाहिए कैसे निकालना है, प्लस आपको जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या नॉर्मल कर्व की जो टेबल है उसको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट केस है जी 6th केस, टू फाइंड आउट द लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स विच इंक्लूड द हाईएस्ट गिवन परसेंटेजेस, यानी कि हमें हाईएस्ट परसेंटेज निकालनी है। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दे दिया, मीन दे दिया 120, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 25। अब हमसे बोला है कि व्हाट लिमिट्स विल इंक्लूड द हाईएस्ट 10%, कि अगर ये मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो इसमें ये तो 50% हो गए, इधर 50% और इस 50 में से हमें यहां वाले टॉप 10 निकालने हैं, यानी कि ये वाला पूरा पोर्शन क्या आ गया 40%। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, तो ये देखिए कि 40% मतलब 4000, ठीक है, तो 4000 के अराउंड वैल्यू कहां लाई करती है, नॉर्मल कर्व के ऊपर। ठीक है, तो नॉर्मल कर्व पे चलते हैं, 4000 के अराउंड ये देखिए यहां पे है 3997 है, तो हम इसको अप्रोक्स वैल्यू मान के चल सकते हैं, यानी इधर 0.08 है और इधर क्या हो गया 1.2, तो वैल्यू क्या आएगी 1.28। ठीक है, तो इतना सिग्मा यहां पे रहेगा हमारे पास। सो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, मीन में इसको प्लस किया 1.28 सिग्मा है, क्योंकि मीन मतलब ये जो था ना हमारा यहां पे मीन था ना, तो ये पोर्शन तो इंक्लूड हो ही गया ना सारा का सारा। हम तो यहां पे ये 40% भी इंक्लूड करके देख रहे हैं ना, तो इस 40% को इंक्लूड करेंगे तो इस मीन में ये जो वहां पे 1.28 सिग्मा है इसको प्लस करेंगे तो 1.28 सिग्मा की वैल्यू हमें दे रखी है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या रहेगा। ये देखिए एक सेकेंड भाई, ये देखिए हमारे पास क्या है 1.28 सिग्मा निकल के आया है यहां पे। ठीक है, अच्छा अब मीन में ये जो मीन है सारा का सारा, मीन कितना है 120, सो 120 प्लस 1.28 मल्टीप्लाई में 25। ओके, अब 25 को और इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 32, यानी 120 प्लस 32 कितना आ गया 2, 3 और 2 5 और 1, 152 आंसर आ गया। तो अपर लिमिट जो है इन्होंने क्या बोला, व्हाट लिमिट्स विल इंक्लूड द हाईएस्ट 10%। सो यहां पे जो अपर लिमिट होगी वो क्या होगी 152 रहेगी हमारी। ठीक है, ये अपर लिमिट है, इससे ज्यादा 152 से ऊपर सारे के सारे क्या रहेंगे, हाईएस्ट 10% हमारी लाई करेगी। सो ये यहां पे वैल्यू आई है, ये 145 हमारा ऑलरेडी था, ये 1.28 आ गई, विच मींस 152 रो स्कोर। ओके, तो इस तरीके से हम इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट केस है जी 7th केस, to determine the percentile points or the limits in terms of scores which include the lowest given percentage, यानी कि हमें अब परसेंटाइल पॉइंट निकालना है। जैसे m दे दिया 10,000, m दे दिया, मीन दे दिया 80, सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 16। अब हमें परसेंटाइल निकालनी है P30, यानी P30 का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 50 है, ये यहाँ पे तो 50% केसेस इससे नीचे लाई करते हैं ना, तो जो मीन वाला पॉइंट है वो P50 है, हमें निकालना है P30, यानी यहां कहीं दिखेगा कि जिसके नीचे 30% केसेस लाए करते हो। तो अगर मैं इस पूरे मीन में से इस 20% केसेस को माइनस कर दूं तो 30% केसेस आ जाएंगे। उसके लिए हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी, टेबल वैल्यू अगेन। सो ये देखिए ये 20, हमें ये निकालना है पॉइंट इससे नीचे वाले। ठीक है, सो अगर मैं ये 20% पे जाके वैल्यू देखूं और 20% जितने मतलब 20% से नीचे जो लाई करते हैं वहां तक की वैल्यू माइनस हो जाएगी फिर मीन में से। ओके, सो मीन तो हमें ऑलरेडी 80 दे रखा है, 80 में से अब हमें ये 20 वाला माइनस करना है, इसके लिए हमें टेबल वैल्यू पे जाना पड़ेगा 20 यानी कि 2000। अब 2000 कहां आ रहा है, 2000 यहां कहीं आ रहा है जी। ठीक है, सो इसको जब हम वही निकालेंगे अगेन बीच वाला पॉइंट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.525। ठीक है, इतना सिग्मा। तो अगर मैं मीन में से इसको माइनस कर दूं तो वो 30% वाले केसेस आ जाएंगे, राइट। ये देखिए
ये था ना हमारा, हाँ यही था, ठीक है। सो अब मीन है मेरा 80, यहां पे क्या आ गया 0.525 सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू 16, ठीक है। सो ये ओवरऑल मेरा क्या आ जाएगा फिर 30% केसेस आ जाएंगे। इसको जब हम सोल्व करेंगे सो 80 माइनस 8.4 इज इक्वल टू 71.6 आएगा, जिसको राउंड ऑफ करके मैं 72 लिख सकती हूं कि 72 जो है ये रिक्वायर्ड स्कोर है, कि यहाँ पे 72 स्कोर है, उसके नीचे जो है ये रो स्कोर है हमारा, इससे नीचे जो है वो सारे के सारे 30% केसेस लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेबल वैल्यू भी देखनी आनी चाहिए और बाकी चीजें भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट है हमारा 8th केस। 8th केस में बोल रखा है कि हम इसमें क्या है रिलेटिव डिफिकल्टी वैल्यू देखना चाह रहे हैं कि कौन सा कितना डिफिकल्ट है क्वेश्चन। जैसे 4 प्रॉब्लम्स हैं ए बी सी और डी, जिनको सोल्व किया गया तो ए को सोल्व किया 50% लोगों ने, यानी इस तरीके का कुछ आप बना सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है। 50% को सोल्व किया ए ने, 60% मतलब जो है इतने रिस्पेक्टिवली लार्ज ग्रुप में से 60% की अगर हम बात करेंगे तो सोल्व किया बी को, 70 ने सोल्व किया सी को और 80% ने सोल्व किया डी को। वैसे तो अगर हमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है तो हम साफ साफ ये बता सकते हैं कि देखिए इस तरीके का कुछ कर्व बनेगा, एक सेकेंड, इस तरीके का कुछ कर्व बनेगा कि ये मीन है और मीन पे ही क्या बोला इन्होंने 50%, तो इसके नीचे तो 50% लाई करते हैं ना, तो 50% बच्चों ने ए को प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया, 60% ने बी को सोल्व कर लिया, 70% ने सी को सोल्व कर लिया और 80% ने डी प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। तो अब जितने ज्यादा बच्चों ने उसको सोल्व कर लिया तो उतनी ही इजी हुई ना वो बाकियों के कंपैरिजन में। तो सो ओवरऑल हम इसको देखते ही भी बता सकते हैं कि ए प्रॉब्लम सबसे टफ है कंपैरेटिवली, बी से बी, देन सी एंड देन डी। तो ये तो डिफिकल्टी लेवल पता चल जाएगा हमें। ऑल्दो अगर कंपैरेटिवली हमें और भी अच्छे से पता करना है तो मतलब ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया ना कि 50 60 70 80 दे दिया। अगर बहुत पॉइंट्स में डिफरेंस हो कि 50.25 बच्चों ने इतना सोल्व किया या 51 बच्चों ने सोल्व किया, तो उस तरीके से अगर हमें बहुत क्लोजली जाना है सो यहां पे जो वैल्यू रहेगी ना 50% पे, या जहां पे 5000 केसेस लाई करते हैं, जहां 6000 केसेस लाई करते हैं, वहां पे जाके हम नॉर्मल कर्व के ऊपर टेबल भी देख सकते हैं। सो वहां पे टेबल वैल्यू देखेंगे तो वहां से हमें सिग्मा मतलब जो हमारा जेड स्कोर है उस फॉर्म में भी पता चल जाएगा कि किसका डिफिकल्टी लेवल कितना है। ओके, बाकी इतना तो हमें समझ आ ही गया है कि अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व दे रखा है तो कैसे आप डिफिकल्टी लेवल बताएंगे। ओके, एक और केस भी था जिसमें हमने बोला था कि हम जो है क्या कर सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं। सो वो ग्रेडिंग की जब भी बात करेंगे तो वो ए, मान लो हमें ए बी सी डी ई इस तरीके से बच्चों को ग्रेड देना है, तो जो टॉप वाले होंगे उनको ए मिलेगा, देन बी मिलेगा, देन सी, देन डी, देन इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अकॉर्डिंग जो राइट साइड में है वो हाईएस्ट स्कोरिंग है और जो लेफ्ट साइड में है वो माइनस में लोवेस्ट स्कोरिंग है। ओके, तो ये काम भी हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की हेल्प से कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है वो फिनिश होता है। मैंने आपको एनपीसी नॉर्मल कर्व या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है और उसके एप्लीकेशंस के एग्जांपल्स जो हैं वो भी आप लोगों को करवा दिए। जो एग्जांपल्स हैं वो नेट के लेवल पे ज्यादा जरूरी है, तो इनको देख लीजिएगा। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।